Well, in this video, we are going to study about the law of periods. So this is Kepler's third law of planetary motion. So this is law of periods. So now, according to this law, इस लॉ में कहा गया है कि द केपलर सेज द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of revolution of a planet is proportional to the cube of semi-major axis of the ellipse traced out by the planet. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक प्लैनेट यहाँ से चलता है और वापस दोबारा फिर से इसी पॉइंट पर आता है। एक प्लैनेट जो ऐसे चलता है, इसको समझना है हमने, और वो वापस इसी पॉइंट पर आता है और इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो टाइम लेता है टी, राइट। और यहाँ से द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट इज जस्ट आर। फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज आर। सो व्हाट केपलर सेज, ये जो समय लेता है एक प्लैनेट एक सन के किनारे रिवॉल्व करने में, इसका यदि आप स्क्वायर करें तो ये प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज व्हाट द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये कहा गया कि इसमें ये समझने वाली बात है कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल कि सन है, सन के किनारे ये प्लैनेट मरकरी हो सकता है, मरकरी के बाद हम कोई एक और प्लैनेट हम चूज़ कर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ को चूज़ कर लेते हैं। अर्थ यदि यहाँ थोड़ा दूर होगा उससे, तो अर्थ को का जो रिवोल्यूशन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो यदि हम उसका स्क्वायर करेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो जो सेमी मेजर एक्सिस जो दूरी है सन और अर्थ के बीच में, उसकी के क्यूब के बराबर होगा, नियरली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जैसे ही सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस मीन्स सन और प्लैनेट का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो उसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ जो है वो भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज करता चला जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ पीरियड्स। तो एक बार फिर से समझे हम कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of revolution of a planet is proportional to the cube of semi major axis. Take care of this, cube of semi major axis of the ellipse traced out by the planet. अब हम इसको प्रूव करने की थोड़ा कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम हम बनाते हैं और डायग्राम में हम इस ट्रैक को एलिप्टिकल ना मान के एक सर्कुलर, मैथमेटिक्स इजी बनाने के लिए एक सर्कुलर कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। और ये रहा देखिए सन सेंटर में, दिस सन इज ऑफ मास m, ये रहा सन और ये रहा आपका प्लैनेट। आप चाहें इसको अर्थ कंसिडर कर सकते हैं, कोई और प्लैनेट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है, इसलिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट होगा। सो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू है वो r है, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विच इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये आपका अर्थ हो गया एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद सर्टेन वेलोसिटी b। सो ये हमारा डायग्राम रहा। अब हम ये कह सकते हैं कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ इज गिवन बाय, जो एक फोर्स है जो इसको सर्कुलर ऑर्बिट में रखेगा उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स centripetal force acting on the earth is given by, वो क्या होना चाहिए, फंडामेंटल एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। दिस इज द मास ऑफ अर्थ, b इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सो हमें मानते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट t विद द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, let t be the time period of a revolution of earth। इतना टाइम लेती है अर्थ सन के किनारे चक्कर लगाने में विद वेलोसिटी b।
तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाय अर्थ। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, अब वेलोसिटी का वैल्यू जो है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। वी कैन राइट नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू m अपॉन आर, और v का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ इस तरह से 2 पाई r अपॉन t का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा m अपॉन r, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो अब देखिए कि आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक एक ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और आगे है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड प्लैनेट इज फोर्स ऑफ attraction between sun and earth। अर्थ को क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी, दिस इज मास ऑफ द सन, मास ऑफ द अर्थ, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, राइट। सो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप बराबर कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। आप यहाँ लिख दीजिए जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एक सिंगल आर बचेगा, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ एम और यहाँ रह जाएगा आर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कटता है उसको काट दीजिए, एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। So now here you can see that 4 is constant, pi is 3.14 or 22/7 is constant, g is gravitational constant, and mass of the sun is also constant। ये जो सारे कांस्टेंट्स हैं, ये सारा पार्ट कांस्टेंट है, इसको आप इक्वालिटी में डाल दीजिए और ये जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन में चेंज हो जाएगा। सो यू कैन देन राइट इट एज, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दीजिए। सो इसको इक्वालिटी में डालने के बाद हो जाएगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सो दिस इज व्हाट द Kepler's third law, that is law of periods. I hope that you have enjoyed it. Thank you.